तो इस हफ्ते मैं ये सारी किताबें पढ़ने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुदैस है और इस वीडियो में, इस एपिसोड में ऑफ सीजर्स क्लाउड आप सबको खुशामदीद। मेरी एक आदत है कि जब भी मेरी चीज़ें प्लान्ड आउट होती हैं तो मैं बड़े अच्छे से एक्शन ले पाता हूँ, और जब नहीं होती, मेरे पास एक प्रॉपर मैप नहीं होता व्हाट आई एम गोना डू, तो मैं बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले पाता। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। तो वीकेंड पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस हफ्ते कौन सी किताबें पढ़ूंगा। मैंने उन किताबों को साइड पे रखा, लेकिन वीकेंड पे ही मैं बीमार पड़ गया, तो मेरी जो रीडिंग पेस थी वो ख़राब हो गई और उस दौरान मैं ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाया। बट अब जबकि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तो मैं वापस से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन कौन सी किताबें हैं जो मैं इस हफ्ते पढ़ूँगा, जो कि एक सीरीज़ होगी इंशाल्लाह, हम जिसको कंटिन्यू करेंगे, और हर हफ्ते मैं आपको बताऊँगा कि मैं कौन कौन सी किताबें पढ़ रहा हूँ। सो द फर्स्ट बुक इन द लिस्ट इज़ द ड्रॉप बाय माइकल कॉनली। अब क्राइम थ्रिलर और जो डिटेक्टिव फिक्शन होता है वो बहुत मुश्किल होती है, उसकी क्रिएशन बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जो क्राइम डिटेक्टिव या फिर जो थ्रिलर ये जॉनरा होता है ना, इसकी क्रिएशन में देयर शुड बी अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन सस्पेंस बिल्डिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग एंड बिलीवेबिलिटी। मतलब यू आर ऑलवेज ऑन द एज टू डिस्ट्रॉय योर ओन क्रिएशन। हमेशा ही आप एक्सपोज होने के कगार पर होते हो अगर आप उस चीज़ को अच्छे से हैंडल नहीं करते एज अ राइटर। और इस बुक को पढ़ते दौरान मुझे ऐसे लगा कि माइकल कॉनली इज़ एन एक्सपर्ट इन डूइंग दैट। मतलब सीरियसली, मैंने इससे पहले माइकल की कोई भी किताब नहीं पढ़ी थी, कुछ भी मैंने उनके बारे में सुना भी नहीं था। हालांकि वो एक बहुत ही बड़ी हस्ती है इस जॉनरा में, इन जॉनराज में, लेकिन फिर भी मैंने नहीं सुना था उनके बारे में, और मुझे खुद नहीं पता कि ये जो किताब है ये सही में मेरी फहरिस्त में आई कैसे। लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये आई मेरी फहरिस्त में और मुझे इसको पढ़ने का मौका मिला। So this story is about Harry Bosch. Harry Bosch is a detective in LAPD, Los Angeles Police Department, और उनका काम ये होता है कि वो मोस्टली कोल्ड केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो किताब जैसे ही शुरू होती है हमें बता दिया जाता है कि हैरी बॉश को एक केस मिलता है, जो कि एक कोल्ड केस होता है, बहुत पुराना केस होता है, 1989 का एक रेप और मर्डर केस होता है ये। अब जैसे ही वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, दूसरा कुछ हो जाता है। होता ये है कि वहाँ का जो काउंसिलमैन होता है उसका बेटा मर जाता है, और लोगों को पता नहीं है कि उसका मर्डर हुआ है या फिर उसने सुसाइड किया है। तो और जो काउंसिलमैन होता है वो एक्चुअली में जो हैरी बॉश है, ये मैंने सुना कि माइकल के एक बुक सीरीज है उसका मेन कैरेक्टर है, और ये उसकी 15th बुक है, द ड्रॉप विद द कैरेक्टर हैरी बॉश। तो जो काउंसिलमैन होता है वो हैरी का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन इस बार वही कहता है कि मेरे बेटे के केस को सिर्फ हैरी ही इन्वेस्टिगेट करेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ईमानदार है। तो ऐसे कहानी चलती है। अब जब मैं बीमार था तो मैं ज़्यादा कुछ हैवी नहीं ले सकता था, तो मैं सिर्फ इसको ही थोड़ा सा पढ़ रहा था। मेरे ख्याल से हाफ वे थ्रू द बुक, और अभी तक कुछ ज़्यादा रिवील नहीं हुआ है। अभी तक मैं वहीं पर पहुँचा हूँ जहाँ पे बॉश जो है वो आर्विंग जूनियर जो होता है, जो काउंसिलमैन का बेटा होता है, उसकी वाइफ से सवाल जवाब कर रहा होता है। मेरी एक और आदत है कि जब भी मैं कोई किताब पढ़ता हूँ तो उस किताब में कैरेक्टर्स को मैं फेमिलियर फेसेस दे देता हूँ, जिससे स्टोरी को ट्रैक करने में मुझे आसानी हो जाती है। तो जैसे ही मैंने इसको शुरू किया तो जो हैरी बॉश का कैरेक्टर है, मैंने उसमें ईथन हॉक को इमेजिन कर लिया, और उसका जो एक पार्टनर होता है एलएपीडी में एज ए डिटेक्टिव जो उसके साथ होता है हमेशा, डेविड चू, मैंने जैक जिलेनहॉल को उसके जगह इमेजिन कर लिया। और पता नहीं क्यों नाउ आई जस्ट कैन नॉट अनसी इट, बस जहन में छप गया है जैक जिलेनहॉल और ईथन हॉक, मुझे बहुत कूल लगा। तो जो दूसरी किताब है, दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय हडसन, बाय विलियम हेनरी हडसन। विलियम हेनरी हडसन एक मशहूर लिटरेरी क्रिटिक हैं, और उनकी जो किताब है वो इंग्लिश लिटरेचर में क्रिटिसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अदब क्या है, अदब का फंक्शन क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसको लेकर क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, आप कैसे देखें अदब को, तो उसके लिए बेहतरीन किताब है। एडवांस लेवल पर भी लोग इसे पढ़ते हैं, और बिगनर्स के लिए तो ये वैसे ही अच्छी है अगर कोई स्टार्ट करना चाहते हैं इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ भी। तो ये बहुत अच्छी किताब है, आपको इसे पढ़ना चाहिए।
मैं इसे पढ़ रहा हूँ और ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको मैं एक हफ्ते में पढूं, बल्कि मैं इसको स्लोली पढ़ूंगा, आहिस्ता पढ़ूंगा। अब एक और चीज़ है मुझसे कंसर्निंग व्हेन आई एम रीडिंग बुक्स के, जब मैं किताबें पढ़ता हूँ तो मैं उनको कैटेगराइज करता हूँ कि ये कैसी किताब है, इसको मुझे कितना वक्त देना है, और ये कैसी किताब है, इसको मुझे कितना वक्त देना है। तो उस हिसाब से इस कैटेगरी पे किसी दिन तफसील में बात करें कि मैं कैसे अपनी किताबें और अपना रीडिंग स्केड्यूल वगैरह प्लान करता हूँ। तो फ़िलहाल हडसन की जो ये किताब है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको देखें, इसके कंटेंट्स में देखें तो some ways of studying literature, the study of poetry, the study of prose fiction, the study of drama, study of criticism and valuation, on personality in literature, on the treatment of nature in poetry, the study of essay, the study of short story। तो ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं, तो बड़ी ज़रूरी किताब है ये। अब जो तीसरी किताब है वो है बर्ट्रैंड रसल की हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। आप देख सकते हैं कि मैंने मार्किंग भी शुरू कर दी। जैसे ही मैंने ये किताब ली, मैंने उसी दौरान मार्किंग स्टार्ट कर दी। अब रसल कौन है, इसके बारे में बात करना तौहीन होगी खुद रसल की। अगर आप बर्ट्रैंड रसल के बारे में नहीं जानते, इट मीन्स कि आप फ़िलॉसफी से, मॉडर्न एज्ड फ़िलॉसफी से वाकिफ़ नहीं है। रसल खुद एक फ़िलासफ़र है और इसके अलावा भी फ़िलासफ़ी को इवॉल्व कराने में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है, उसको एक्सप्लेन करने में, रीडिफाइन, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसको दूसरों को समझाने में, या फिर उसके डिफरेंट एरियाज़ को दिखाने और डिस्कवर करने में रसल का बड़ा रोल है। और उनकी जो ये किताब है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, तो ये पूरी तारीख को कवर करती है फ़लसफ़े की। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़ी है दुनिया में, और उसको कवर करना ज़रूरी था। तो मेरे ख़्याल से रसल से बेहतर इस चीज़ को कोई कर नहीं सकता था कि रसल एक तो बहुत ऑथेंटिक इंसान है, और दूसरी बात ये है कि वो खुद ऐसे इंसान हैं जो ये यकीन रखते हैं कि इल्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ही इज़ ऑलवेज गाइडेड बाय नॉलेज। जैसे एक जगह पर उन्होंने खुद ही कहा था, आई रिमेंबर रीडिंग इट, कि द गुड लाइफ इज़ वन दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज। और इस किताब की दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ फ़िलासफ़ीज़ के बारे में बात नहीं करती, बल्कि जो सोसाइटीज़ होती हैं, इनफैक्ट इनिशियल पेजेस में ही रसल बता देते हैं कि सोसाइटी का इन्फ्लुएंस फ़िलासफ़ी पे होता है और कैसे फ़िलासफ़ी बाद में सोसाइटीज़ को इन्फ्लुएंस करती है। और इसके साथ में एक और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के ऊपर एक बुक पढ़ रहा हूँ, द स्टोरी ऑफ फ़िलासफ़ी बाय विल ड्यूरांट, और वो चल रही है और उसके साथ में इसको शुरू करने वाला हूँ। और ये भी उन किताबों में से एक है जो टाइम लेगी, लेकिन जितना वक्त लेगी बेहतर है। तो अगर हम इसके सेक्शंस के ऊपर बात करें तो इसका जो पहला सेक्शन है वो एंशिएंट फ़िलासफ़ी है, जिसमें प्री सोक्रेटिक एरा के फ़िलासफ़र्स आ जाते हैं, और बाद में सुकरात और एरिस्टोटल, ये सारे भी आ जाते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन है वो कैथोलिक फ़िलासफ़ी का है, और उसके बाद आ जाती है मॉडर्न फ़िलासफ़ी, जिसमें हमारे बेकन, डेकार्ट, मिकाएवेली, रूसो, हेगल, नीचे वगैरह सब आ जाता है। तो ये वो सारी किताबें हैं जिनको मैं पढ़ रहा हूँ, और जैसे मैं पढ़ता रहूँगा मैं आपको प्रोग्रेस भी बताता रहूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड पीस आउट।